दोस्तों, आज की ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इस पर मैं कुछ भी कहूँगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं बिना कुछ कहे सीधा एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा। इस मूवी के अंदर आपको कई मोटिवेशनल और इमोशनल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, इसलिए बिना सीट से उठे देखना शुरू करिए हमारी ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है सोई नाम के लड़के से, जो ओलंपिक की रेस में भागने के लिए ट्रैक पर आता है और अपनी पोजीशन लेता है। लेकिन रेस शुरू होने से ठीक पहले वो अपने कान से ईयरबड्स निकालता है, जिसके बाद उसे अपनी माँ की कही सारी बातें याद आने लगती हैं। लेकिन आखिर वो बातें हैं क्या और आखिर सोई ओलंपिक में कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए हमें चलना होगा सन 1981 में। इस वक्त सोई बहुत ही छोटा है, जिसे कोई दिक्कत होने की वजह से उसकी माँ मीशो उसे फौरन अस्पताल लेकर आती है। अस्पताल में डॉक्टर मीशो को बताता है कि उनके बेटे को इंजीनिया नाम की एक रेयर बीमारी है, जिसके अंदर मसल्स ग्रोथ काफी देर से होती है और साथ में बच्चे की बोलने और सुनने की क्षमता भी कम होती है। डॉक्टर मीशो से कहता है कि अगर हम अभी इसकी सर्जरी कर दें तो शायद इसको फायदा मिल जाएगा, लेकिन सर्जरी के सफल होने के चांसेस काफी कम हैं। अब मीशो के पास वैसे भी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो सर्जरी के लिए मान जाती है। इसके बाद हमें 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि सर्जरी के बाद 4 साल बीत जाने पर भी सोई को कोई फायदा नहीं हुआ है। उसकी ग्रोथ अभी भी उतनी ही धीमी है, जिस वजह से वो आम बच्चों की तरह चल फिर नहीं सकता और ना ही कोई काम कर सकता है। मीशो भी हालातों के सामने घुटने टेक देती है, लेकिन एक उम्मीद फिर भी अपने मन में रखती है कि एक दिन उसका बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। अब चूंकि सोई कान से काफी धीमा सुन पाता था, इसलिए मीशो अपनी एक बहुत ही पुरानी घड़ी बेच देती है और उससे आए पैसों से वो सोई के लिए हियरिंग मशीन ले आती है, ताकि सोई को आवाजें और अच्छे से सुनने को मिले। खैर, मीशो एक फैक्ट्री में काम करने जाती है ताकि घर का गुजारा चल सके, और साथ में वो अपने काम पर सोई को भी लेकर आती है, क्योंकि उसके अलावा सोई की देखभाल करने वाला कोई और नहीं होता। लेकिन उसकी फैक्ट्री के बाकी कर्मचारियों को ये चीज अच्छी नहीं लगती कि मीशो अपने कमजोर बच्चे को लेकर फैक्ट्री में काम करने आती है। अब ऐसे ही एक दिन फैक्ट्री में जब मीशो काम कर रही होती है तो अचानक सोई अपनी जगह से गायब हो जाता है। अब मीशो उसे काफी आवाज देती है और इधर उधर ढूंढती है, पर सोई उसको नजर नहीं आता। काफी देर आवाज देने और ढूंढने के बाद फाइनली मीशो को सोई मिल जाती है, जिसे देखते ही मीशो अपना पूरा गुस्सा उस पर निकाल देती है कि अगर तुम ऐसे ही इधर उधर जाओगे तो एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगे और फिर मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। इसी फ्रस्ट्रेशन में मीशो अपने बेटे को एक मशीन के रोलर्स के ऊपर बैठा देती है और फिर उस मशीन को स्टार्ट कर देती है। वो अपने बेटे से कहती है कि अगर तुम खुद नहीं उठे तो ये मशीन तुम्हें काट देगी, चलो उठो। अब सोई अपनी माँ की बात को सुनकर खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो खड़ा नहीं हो पाता। हार मानकर मीशो उस मशीन को बंद कर देती है और अपने बेटे की लाचारी पर रोने लगती है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और सोई अपने आप पैरों पर खड़ा होने लगता है। हालांकि वो उसके लिए सपोर्ट लेता है, लेकिन आखिर में वो अपने आप खड़ा हो जाता है। ये देखकर मीशो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो फौरन जाकर उसको अपने गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से मीशो उसका हाथ पकड़कर इधर उधर चलाना सिखाती है और कुछ ही महीनों में सोई अपने आप चलना फिरना शुरू कर देता है। अब काफी साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि मीशो का एक और बेटा इस दुनिया में आ चुका है, जिसका नाम है शेन। सोई अपने छोटे भाई शेन को बहुत ही प्यार करता है और मीशो को भी इस बात का सुकून है कि उसका छोटा बेटा कम्प्लीटली नॉर्मल है। उसके अंदर सोई जैसे कोई भी सिम्टम्स मौजूद नहीं है। हालांकि वो अपने दोनों बेटों को ही बहुत प्यार करती है और दोनों का ही पूरा ख्याल रखती है। सोई भी अब बड़ा हो चुका है, इसलिए वो अपनी बस्ती में लॉटरी टिकट्स बेचकर अपनी माँ के काम में हाथ बटाता है। अब एक दिन बस्ती के कुछ बच्चे सोई को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको लंगड़ा लंगड़ा कहते हैं। ये सुनकर मीशो अपने घर से बाहर आती है और उन लड़कों को डांटने लगती है। इस बीच मौका पाकर सोई उन लड़कों के बीच से भाग निकलता है, जिसे देखकर मीशो के तो होश ही उड़ जाते हैं। सालों पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि आपका बेटा कभी ठीक से नहीं चल पाएगा। आज मीशो का वही बेटा अपने आप दौड़कर उन लड़कों के बीच से भाग जाता है। अब एक दिन जब मीशो सोई को स्कूल से वापस ला रही होती है तो वहीं उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है, जिसमें एक एकेडमी के बारे में एडवर्टीजमेंट छपा होता है, जहां पर डिसेबल्ड बच्चों को उनका सपना पूरा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। मीशो अब घर आकर सोई से बात करने लगती है और कहती है कि बेटा तुम्हें क्या पसंद है। सोई कहता है कि माँ मुझे आप पसंद हो। तभी मीशो मुस्कुराते हुए कहती है कि बेटा मेरा मतलब है कि तुम्हें क्या काम करना अच्छा लगता है। इस पर सोई कहता है कि माँ मुझे भागना अच्छा लगता है। जब मैं अपनी पूरी ताकत से भागता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं नॉर्मल हूँ।
दूसरे बच्चों की तरह। ये सुनकर मीशो को बहुत ही अच्छा लगता है और वो दूसरे ही दिन सोई को लेकर उस एकेडमी में चली जाती है। वहाँ जाकर वो उस जगह के कोच से बात करना शुरू करती है, लेकिन तभी वहाँ रेस की सीटी बज जाती है, जिसे सुनते ही सोई भी बच्चों के बीच भागना शुरू कर देता है। अब बिना पार्टिसिपेशन के भाग रहा सोई सभी से धीरे धीरे आगे निकलने लगता है और उसकी ये रेस देखकर कोच भी हैरान हो जाता है। इसके बाद कोच सीधा मीशो के पास आता है और कहता है कि कल से आप सोई को एकेडमी में लेकर आना, हम इसको कुछ न कुछ तो बनाकर ही छोड़ेंगे। ये सुनकर मीशो बहुत खुश होती है, उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि सोई के बचपन से लेकर अब तक उसने सिर्फ ताने ही सुने थे, जबकि पहली बार किसी ने सोई की तारीफ की थी और उसे कुछ काबिल समझा था। अब रात को मीशो जब सोई के नेल्स काट रही होती है तो वो उससे पूछती है कि बेटा क्या तुम कल के लिए तैयार हो? सोई कहता है कि हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ ताकि मेरे जैसे लोग इससे इंस्पायर होकर वो सब कुछ कर सकें जो वो करना चाहते हैं। भले ही मेरे हाथ पैर दूसरे बच्चों जितने मजबूत नहीं, लेकिन मेरा दिमाग तो उनके जैसा ही है माँ, मैं उनकी तरह आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये सुनकर मीशो इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो जानती है कि ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है। अब दूसरे दिन सोई एकेडमी पहुंचता है, जहां कोच पहले दिन से ही उसकी हेवी ट्रेनिंग शुरू करवा देता है। वो सोई से ग्राउंड के 7 चक्कर लगाने को कहता है, जिसके बाद सोई भागना शुरू करता है। पर पहले दिन ही इतना भागना आसान नहीं होता, इसलिए सोई की हालत खराब होने लगती है। ये देखकर मीशो का दिल पिघल जाता है। वो फौरन पानी लेकर सोई के पास आती है और उसे पानी पिलाने लगती है, लेकिन जैसे ही कोच उसको देखता है तो कहता है कि आज तो आप बीच में आ गई, लेकिन अगर आपने फिर से ट्रेनिंग के बीच में आने की कोशिश की तो मैं सोई को कुछ नहीं सिखाऊंगा। इसलिए आप मुझ पर और अपने बेटे पर भरोसा रखिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। अब इसी दौरान हम उसी एकेडमी में कैंग नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपने मुंह पर पॉलिथीन लगाकर भाग रहा होता है। कैंग असल में इस एकेडमी का सबसे तेज रेसर है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। सोई उसको देखकर काफी मोटिवेट होता है और सोच लेता है कि एक दिन वो भी उसके जैसा ही दौड़ेगा। अब अगले दिन सोई की मुलाकात ट्रेनिंग के दौरान कोच की छोटी बहन जीन से होती है, जो सोई को दौड़ने के लिए मोटिवेट करती है। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है कि तभी कोच वहां आकर सोई को आज का टास्क देता है। वो सोई को 20 चक्कर लगाने के लिए कहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा थे। जिसके बाद सोई लगातार भागना शुरू करता है और घंटों तक भागता ही रहता है। अब उसको ऐसे देखकर कोच को एहसास हो जाता है कि ये कोयला अब हीरा बन चुका है, इसलिए अब इसको तराशने की जरूरत है। इसलिए वो फौरन सोई के पास जाता है और उसे घर जाने के लिए कह देता है। वापस जाते वक्त एकेडमी का एक लड़का सोई को बताता है कि हमारे कोच ओलंपिक में रेस कर चुके हैं और गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं, लेकिन एक बार वो रेस के दौरान भागते भागते गिर गए और फिर उन्होंने कभी भी दौड़ नहीं की। जिसके बाद उन्होंने कोच बनकर दूसरे लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। अब सोई की ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है और इस बीच एक दिन कोच सोई को बुलाकर उस कैंग के रिकॉर्ड के बारे में बताता है। वो कहता है कि सोई, कैंग का रिकॉर्ड 15 सेकंड में 100 मीटर भागने का है, इसलिए तुम्हें यही रिकॉर्ड तोड़ना है। अब पता नहीं क्यों कैंग को ये बात पसंद नहीं आती और वो कोच से कहता है कि अगर सोई ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया तो मैं उस दिन से अपनी ट्रेनिंग छोड़ दूंगा। अब सोई दिन रात मेहनत करता है और खुद भी पॉलिथीन लगाकर भागना शुरू करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो उस तरह से भाग नहीं पाता जैसे कैंग भागता है। फिर एक दिन उसको स्ट्रेस में देखकर मीशो उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? सोई उससे कैंग के रिकॉर्ड और उसके गुस्से के बारे में बताता है, जिसे सुनकर मीशो उसे समझाती है कि अगर तुम सीधे एक बार में उसका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं तोड़ पाओगे। इसलिए पहले तुम छोटे छोटे टारगेट्स को सेट करो। उस टाइम फ्रेम के अंदर तुम धीरे धीरे तेज दौड़ना शुरू कर दोगे और धीरे धीरे उसका क्या, सभी का रिकॉर्ड तोड़ दोगे। ये सुनकर सोई को समझ आ जाता है कि अब क्या करना है और अगले दिन से वो छोटी छोटी टाइमिंग्स की रेसेस को कंप्लीट करना शुरू करता है। इस प्रैक्टिस के बाद वो ट्रेन के साथ दौड़ना भी शुरू करता है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो सेकंड्स के हिसाब से कैंग के रिकॉर्ड से पीछे रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन कैंग छुपकर सोई को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा है, लेकिन तभी वहाँ मीशो आ जाती है और उसको ऐसा करते हुए देख लेती है। अब मीशो को सोई पहले से ही कैंग के रिकॉर्ड और गुस्से के बारे में बता चुका था, लेकिन फिर भी मीशो उससे प्यार से बात करती है। वो और माओ की तरह उस पर भड़कती नहीं, बल्कि उससे कहती है कि कैंग, तुम्हें पता है मेरा बेटा सोई बहुत मेहनत करता है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह बनना चाहता है। वो हर वक्त तुम्हारी बात करता है। वो चाहता है कि वो एक दिन तुम्हारी तरह दौड़े और इसी के लिए वो पागलों की तरह मेहनत कर रहा है। अब ये शब्द सुनकर कैंग का दिल पिघल
जाता है और वो सीधे सोई के पास पहुंचता है। सोई के पास जाकर वो चिल्ला चिल्लाकर उसे मोटिवेट करते हुए भागने की एक टेक्निक सिखाता है और उसके साथ भागना शुरू करता है। अब दोनों साथ में भागते रहते हैं और कैंग उस टाइम को स्केल करता रहता है। इस मोटिवेशन से सोई के ऊपर इतना गहरा असर पड़ता है कि उस रेस में वो कैंग को हराकर उसका रिकॉर्ड 1 सेकंड से तोड़ देता है, जिसे देखकर कैंग भी बहुत खुश होता है और पूरी एकेडमी इस काम के लिए कैंग की तारीफ करती है। खैर, अब समय गुजरता जाता है और फिर 1997 के पैरा ओलंपिक शुरू हो जाते हैं। ये सोई की पहली इंटरनेशनल रेस होती है और वो भी सीधा ओलंपिक में, इसलिए वो काफी नर्वस होता है। लेकिन उसका कोच उसे समझाता है कि अगर तुम आज ये रेस जीत गए तो हमारे देश में तुम्हारे जैसे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वो तुम्हें अपना रोल मॉडल मानेंगे, इसलिए ये रेस तुम्हें उन बच्चों के लिए जीतनी होगी जिनका ये दुनिया मजाक उड़ाती रहती है। तो दोस्तों, फिर क्या था, ये बात सोई के दिमाग में घर कर जाती है और वो उस रेस में इस तरह दौड़ता है जिसे देखकर वहाँ बैठे दर्शक भी हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ सोई यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है। अब एयरपोर्ट पर सारे देश की मीडिया उसका इंतजार कर रही होती है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो सभी उसका जोर शोर से स्वागत करते हैं। इसी बीच मीडिया वाले मीशो से कुछ कहने के लिए बोलते हैं, जिस पर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सरकार पैरा ओलंपियंस को भी वैसे ही फाइनेंशियल सपोर्ट करें जैसे वो नॉर्मल खिलाड़ियों को करती है, क्योंकि पैरा ओलंपियंस की मेहनत भी उतनी ही मुश्किल होती है जितनी नॉर्मल ओलंपियंस की होती है। ऐसा करने से हमारे देश के डिसेबल्ड बच्चों को भी अपनी पहचान बनाने का एक मौका मिलेगा, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की तारीफ भी होगी। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से ताली बजाकर मीशो की बात का सपोर्ट करते हैं। अब घर आने पर जब मीशो हमेशा की तरह सोई के नेल्स काट रही होती है तो सोई पीछे से अपना मेडल मीशो के गले में डालकर कहता है कि माँ, ये मेडल आपका है, मेरा नहीं। आप हमेशा कहती थी ना कि हमारे पास गोल्ड नहीं है, तो लो मैं ले आया गोल्ड, अब आप इसे संभालिए। अपने बेटे की ये बात सुनकर मीशो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रो पड़ती है। अब धीरे धीरे सोई एक एक करके सभी इंटरनेशनल रेसेस को जीतने लगता है और मेडल पर मेडल लाने लगता है। लेकिन सबसे यादगार जीत होती है सन 2000 सिडनी में हुई जीत, क्योंकि उस रेस में उसका हौसला बढ़ाने के लिए मीशो भी ऑडियंस में बैठी होती है। जीतने के बाद सोई अपनी माँ को इशारा करके बताता है कि हर वक्त मेरी आंखें बस आपको ही देख रही थी। बदले में मीशो कहती है कि मेरी नजर भी बस तुम पर थी मेरे बेटे। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 2004 तक सोई एक नेशनल स्टार बन जाता है। इस बीच वो अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ देता है, जिसके बाद एक छोटा सा फंक्शन रखा जाता है जहां मीशो की मुलाकात एक मीडिया कंपनी से होती है जो सोई का इंटरव्यू लेना चाहती है। इसके अलावा एक मीडिया कंपनी ऐसी भी होती है जो सोई को अपने काम के लिए हायर भी करना चाहती है ताकि वो उसके जरिए एडवर्टाइज पब्लिश कर सके। यहाँ मीशो को पहली बार पता चलता है कि एडवर्टाइजमेंट करने में कितना अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन अभी वो इसके लिए राजी नहीं होती और सोई को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती। फिर एक दिन मीशो अकेले में सोई से पूछती है कि क्या तुम जीन को पसंद करते हो, तो इस पर सोई थोड़ा शर्मा जाता है और कोई जवाब नहीं देता। फिर अगले दिन सोई अगेन ट्रेन से रेस करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके मन में अभी तक एक ही मलाल था कि वो ट्रेन से समय रहते आगे नहीं निकल पाया था। लेकिन आज जब वो अपनी माँ को सामने मोटिवेट करते हुए देखता है तो फिर से अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ता है और देखते ही देखते वो उस डिस्टेंस को ट्रेन से पहले कवर कर लेता है, जिसे देखकर मीशो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन मीशो की जिंदगी में तूफान आ जाता है। उसके पति का एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है, जहां वो हॉस्पिटल के बिल्स को देखकर परेशान हो जाती है कि आखिर इतने पैसे कहां से लाएगी। अब मीशो अपनी सारी सेविंग्स को खत्म करने का डिसीजन लेती है और तभी सोई कहता है कि माँ, मैं कुरियर सर्विस का काम शुरू कर लेता हूँ, इससे हमें मदद मिल जाएगी। शेन अपने बड़े भाई और माँ की बातें सुन ही रहा होता है कि तभी मीशो कहती है कि शेन, तुम भी अपने लिए बेकरी में कुछ काम ढूंढ लो, हमें इस चीज से जल्दी बाहर आना होगा। अब सोई तो इन चीजों को अच्छी तरह से समझता था, लेकिन शेन ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो कोई काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप अपने बड़े भाई के मेडल्स को स्कूल में बेचकर कुछ पैसे ले आता है और अपनी माँ को दे देता है। वो मीशो से झूठ बोलता है कि ये पैसे मैं बेकरी से एडवांस काम के लिए लेकर आया हूँ। इस बीच मीशो भी एक एक करके सभी जानने वालों को पैसे के लिए फोन करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन तभी उसे स्कूल से फोन आता है और उसे पता चलता है कि शेन ने सोई के सभी मेडल्स को स्कूल में लड़कों को बेच दिया है। वो फौरन शेन के पास आती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कर दिया। वो मेडल्स तुम्हारे भाई की मेहनत है, उसका खून पसीना है। भगवान ने उसको जीने की सिर्फ एक ही वजह दी है, जिसके सहारे उसने इतना सब कुछ किया, और तुमने उसके खून पसीने को पानी में बहा दिया। आखिर कैसे भाई हो तुम? शेन से रहा नहीं जाता। वो कहता है कि आप और भाई मुझसे बड़े हैं, मेरी जिम्मेदारी आपको पैसे लाकर देने की नहीं है।
फिर भी मैंने ये किया, मुझे काम नहीं करना, और वैसे भी आप मुझे नहीं सोई से ज्यादा प्यार करती हैं क्योंकि उसने आपका नाम रोशन किया है, जबकि मैं सिर्फ एक लूजर हूँ। ये सुनकर मीशो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद शेन वहाँ से चला जाता है। ये सब सोई असल में सुन रहा होता है, इसलिए वो चुपचाप उठता है और कहता है कि माँ आप परेशान मत हो, वो अभी छोटा है, हमने उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां डाल दी हैं, गलती हमारी है, और उन मेडल्स के बारे में आप भूल जाइए। मैं कल से कुरियर में ओवरटाइम का काम शुरू करने वाला हूँ, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद सोई ओवरटाइम भी करना शुरू कर देता है और ज्यादा पैसों के लिए बहुत मेहनत करता है। इस बीच एक दिन उसके पास कोच आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम आने वाले 2008 के ओलंपिक्स में हिस्सा लो। लेकिन तभी सोई कहता है कि सर इस वक्त मुझे पैसों की जरूरत है, मैं जीत भी जाऊंगा तो मुझे उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने मैं यहाँ काम करके कमा लूंगा। ये सुनकर कोच भी चुप हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया की यही हकीकत है दोस्तों। हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल्स जीते हैं, लेकिन आज वो छोटी सी दुकान लगाकर अपना खर्चा चला रहे हैं। खैर अब कोच वहाँ से चला जाता है, लेकिन शाम को जब सोई टीवी में ओलंपिक का विज्ञापन देखता है तो उसे बहुत मायूसी होती है, क्योंकि वो अभी भी रेस करना चाहता है, लेकिन हालातों के आगे वो मजबूर है। पर उसकी ये मायूसी मीशो भांप लेती है और समझ जाती है कि उसके बेटे को क्या चाहिए। अब ना चाहते हुए भी वो उस मीडिया कंपनी से बात करती है जिसने कभी सोई को हायर करने के बारे में बोला था। अब कंपनी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद एडवर्टीजमेंट का काम शुरू होता है और साथ में मीशो सोई से अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू करने को कहती है। लेकिन दिन में एड शूट करने के बाद जब सोई प्रैक्टिस के लिए आता है तो वो काफी थक जाता है, जिसे देखकर कोच मीशो से मना करता है कि वो उसका एड वाला काम बंद करवा दे, वरना वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। मीशो कोच की बात को समझ जाती है और उस एक एड के काम के बाद बाकी के शूट को बंद करवा देती है। लेकिन अगले ही दिन कंपनी का एक आदमी फिर से उसके पास आता है और उसे बड़ी रकम ऑफर करता है, जिसके बाद मीशो फिर से शूट के लिए मान जाती है और इससे होने वाली थकान से सोई फिर से अपनी प्रैक्टिस में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, जिस वजह से वो एक दिन अपने कोच पर ही गुस्सा करने लगता है और बाद में शांत होने पर उनसे माफी भी मांग लेता है। अपने इस फ्रस्ट्रेशन के बारे में सोई अब मीशो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मीशो इस वक्त मीडिया कंपनीज के साथ इतना बिजी हो जाती है कि वो सोई की बातों को समझ नहीं पाती। फिर एक दिन गुस्से में सोई मीशो से कहता है कि माँ आप बदल गई हैं, मैं कब से आपको अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ नहीं रही। ये सुनकर मीशो उल्टा उसे ही समझाने लगती है कि स्ट्रेस में अक्सर ऐसा होता है बेटा, तुम शायद अपनी रेस को लेकर ज्यादा परेशान हो, इसलिए इतना परेशान मत हो और अपने आप पर भरोसा रखो। सोई को आज अपनी माँ की बात खोखली जैसी लगती है, जैसे वो उसको कोई रटा रटाया पाठ पढ़ा रही हो। इसलिए अगली बार जब शूटिंग की बारी आती है तो सोई वहाँ पर नहीं जाता और पूरे दिन ग्राउंड पर प्रैक्टिस करता रहता है। अब ये बात जब मीशो को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा करती है। वो सीधे ग्राउंड पर आती है जहाँ सोई जीन से बात कर रहा होता है। वो गुस्से में कहती है कि मैं पूरे दिन तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम हो कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में बिजी हो। अब जीन ये सुनकर कहती है कि मैं सोई की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बस उससे बात करके अपना और उसका टाइम पास करती हूँ। ये सुनकर अब सोई एकदम से मायूस हो जाता है और उधर जीन भी उठकर गुस्से में चली जाती है। अब सोई अपनी माँ को कहता है कि आपने उसे ये बात क्यों बताई, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही दोस्त था जिससे मैं बात कर सकता था, आपने उसको भी मुझसे छीन लिया। बचपन में मैंने आपको बहुत दुखी किया है, लेकिन आपने फिर भी अपने आप को मेरे लिए कमजोर ही पाया है। यही वजह थी कि आपने दूसरा बेटा पैदा किया ताकि आपको मेरे सहारे ना रहना पड़े। मीशो ये सुनकर बहुत दुखी होती है और कहती है कि तुम बोल तो सकते हो, लेकिन एक माँ का दर्द नहीं समझ सकते। तुमको काम करते मैं नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने एडवर्टाइजमेंट कंपनी से बात की ताकि हमको पैसे मिल सके और तुम्हारे पापा के हॉस्पिटल बिल्स को पूरा किया जा सके। मैंने तुम्हारे बचपन में दुनिया भर से जो सुना है, क्या उसका एहसास है तुमको? अगर होता तो तुम आज अपनी माँ से ये नहीं कहते। मैं नहीं चाहती कि तुम कुरियर का काम करो, मैं चाहती हूँ कि तुम रेस करो, जिसके लिए तुमने अपने आप को तैयार किया है। सोई ये सुनकर इमोशनल तो होता है, लेकिन उसका गुस्सा जीन के जाने की वजह से होता है, इसलिए वो भी वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन अब मीशो उस कोच से मिलती है और उसे एड से आए आधे पैसे देकर कहती है कि मेरे पास यही है, अब मेरा बेटा आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद हम नेशनल गेम्स का बिगुल बजते हुए देखते हैं, जिसमें सभी खिलाड़ियों के साथ सोई भी मौजूद होता है। लेकिन अपनी माँ से मिले उसे काफी वक्त हो चुका था और उसे यकीन था कि उसकी माँ आज जरूर उससे मिलने आएगी। लाखों लोगों के बीच सोई की आंखें सिर्फ अपनी माँ को ढूंढ रही थी। उसे वो पल याद आ रहा था जब उसकी माँ ने उसे पहली बार चलना सिखाया, लोगों से बात करना सिखाया और बताया कि दुनिया में आगे बढ़ना है तो लोगों की सुनना छोड़ना होगा। अब काफी ढूंढने पर भी उसे अपनी माँ नहीं दिखती और वो उस रेस को हार जाता है। इस बार वो फूट फूट कर रो पड़ता है,
जैसे उसने रेस नहीं अपनी माँ को हार दिया हो। वापस आकर उसका कोच भी रो पड़ता है क्योंकि सोई ने बहुत मेहनत की थी पर फिर भी वो हार गया था। अब उसकी माँ मीशो उससे मिलती है और फिर से उसका मनोबल बढ़ाती है। वो फिर से उससे पहले की तरह बातें करने लगती है और इसके बाद सोई फिर से अपनी अगली रेस की तैयारी में लग जाता है। लेकिन उसको फिर भी कहीं ना कहीं डर होता है क्योंकि 2 रेस हारने के बाद ये उसका आखिरी चांस था, वरना वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ऊपर से वो इसके बाद 30 साल का होने वाला था, जिसके बाद उसे रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। पर मीशो उसे समझाती है कि बेटा तुम फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, तुमने इतने रिकॉर्ड बनाए, लेकिन ऐसे हार मत मानो, कम से कम कोशिश तो करो। आज से 10 साल पहले अगर तुमसे कोई कहता कि तुम एक दिन गोल्ड मेडल जीतोगे तो शायद तुम नहीं मानते। इसलिए आज मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम अगली रेस जरूर जीतोगे, बस मुझ पर भरोसा रखकर अपनी जान लगा दो। ये सुनकर सोई कहता है कि माँ आपको पता है मैं ट्रेन से तेज कैसे भाग पाता हूँ। मीशो पूछती है कैसे, तो सोई कहता है क्योंकि मेरे पास आप हैं। जब आप दूर से हाथ हिलाकर मुझे बुला रही होती हैं, तो मुझे लगता है कि ट्रेन से पहले मुझे आप तक पहुंचना होगा। हर बार जब मैं ट्रेन के साथ दौड़ता हूँ तो मुझे बचपन और आप याद आती हैं। मेरी शक्ति आप हो माँ। ये सुनकर मीशो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा बीजिंग के ओलंपिक्स में, जहां सोई और मीशो दोनों मौजूद होते हैं। मीशो अपने बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए यहां आई होती है और ऊपर से शेन भी अपने बड़े भाई का हौसला घर पर बैठकर बढ़ा रहा होता है। अब आवाज होती है और रेस शुरू हो जाती है। उसके हर कदम के साथ हम सोई की पूरी लाइफ के एक एक पल को गुजरते हुए देखते हैं। उसकी माँ की मेहनत भी इसमें शामिल होती है। अब जैसे जैसे सोई अपनी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता है, वैसे वैसे हमें असली सोई की इस रेस के पलों को दिखाया जाता है। आखिरकार सोई अपने ही पुराने ओलंपिक रिकॉर्ड्स को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना देता है और उस रेस को जीत लेता है। सामने खड़ी माँ के इतने इमोशंस झलक जाते हैं जो न जाने कब से उसके अंदर कैद थे। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो अपने भाई के इस रिकॉर्ड से बहुत खुश होता है और उस पर प्राउड फील करता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में सीखने के लिए बहुत कुछ है। ऊपर से ये एक रियल स्टोरी है, तो इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपने इससे क्या सीखा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस मूवी को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।